प्यारे बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th में जो टॉपिक है, नया चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 1 होगा। आप इसके सभी लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे इससे पहले मैं पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर लेंगे तो सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो बेटे बताएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें थोड़ा हम बात करेंगे सर्कल्स की। सर्कल क्या होता है, देखो ध्यान रखना बेटे एक बात कि सर्कल और वृत्त में बहुत बड़ा अंतर है। सर्कल और गोले में, सर्कल माने वृत्त होता है और गोला माने स्फीयर। तो गोला और वृत्त में बहुत बड़ा अंतर है। वृत्त जो होता है वो चपटा हुआ होता है, मतलब उसमें कोई उभार नहीं होगा, यानी कि वो द्विविमीय कह सकते हैं कि मतलब उसकी आकृति द्विविमीय होगी। और गोला जो होता है वो त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल, मतलब उसमें ऊंचाई भी होती है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसको त्रिविमीय बोलते हैं। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो यानी कि 2 विमाएँ हों उसको हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो गोला हमारा 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कि हम बात करें अगर फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की, कोई भी बॉल हो जो खेलते हैं, क्रिकेट वाली बॉल, वो सब गोला का रूप होती है। और हमारे यहाँ सिक्का जो होता है, पैसा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का जो सिक्का होता है वो सभी वृत्त का आकार का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हम आपसे वृत्त पढ़ रहे हैं, गोला नहीं पढ़ रहे हैं। गोला हम पढ़ेंगे बेटे जब आपका पढ़ाएंगे घन घनाभ गोला, तो वहाँ पे गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, तब वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं वृत्त में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेगा। तो बेटे पहली बात तो ये याद कर लो कि ये वृत्त की हो गई है व्यास। व्यास क्या होता है, जो वृत्त को आधा आधा बांट दे, यानी कि 2 भाग कर दे, 2 भागों में विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगा, उसका व्यास कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि हम इसे यहीं से आधा कर सकते हैं, हम बेटे यहाँ से भी आधा कर सकते हैं। तमाम रेखाएं हम खींच सकते हैं, एक ऐसे नहीं खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। कहने का तात्पर्य केवल ये है, छोटी सी बात है कि जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर दे वह वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये हमने मान लिया कि वृत्त का एक केंद्र है, उसको O से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हमने A मान लिया, इसे हमने B मान लिया। कहने का मतलब ये हुआ है कि OA ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को हम लोग बेटे अमूमन स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल R से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R इसलिए लिया गया है, R माने रेडियस, रेडियस में त्रिज्या। और ये जो पूरा व्यास है, ये जो व्यास है उसको हम लोग बेटे रिप्रेजेंट करते हैं D से। ठीक है, किससे, D माने डायमीटर। डायमीटर माने व्यास होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो हमेशा बेटे याद रखना, ये त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R है। भाई त्रिज्या है तो हर जगह से बराबर होगी, आप कैसे भी खींच सकते, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये सभी त्रिज्याएं होगी और ये बराबर होंगी। तो ये सभी त्रिज्याएं हर जगह से बराबर होगी। वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि तक खींची गई लाइन, खींची गई रेखा, वो कहलाती है त्रिज्या। और वृत्त का आधा आधा भागों में विभाजित करने वाली लाइन, यानी कि वृत्त के केंद्र से खींची हुई रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। वृत्त के केंद्र से खींची हुई रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची हुई लाइन वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो अब यहाँ पे ये बेटे ये सब ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो संबंध बेटे क्या होता है, त्रिज्या और जो व्यास होता है उसमें संबंध ये होता है कि त्रिज्या आधी होती है किसकी, व्यास की। यानी कि त्रिज्या आधी होती है किसकी, व्यास की। त्रिज्या आधी होती है किसकी, व्यास की। यानी कि व्यास की आधी जो होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। बात समझ में आई। यानी हम ऐसे हिंदी में लिख दें कि व्यास का आधा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D/2, कैपिटल डी से कर सकते हो या स्मॉल डी से कर सकते हो, और ये R। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे D बराबर 2R। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है बेटे कि अगर हम त्रिज्या में 2 का गुणा कर दें तो वो व्यास के बराबर हो जाएगा, या अगर हम व्यास का आधा कर दें तो वो त्रिज्या हो जाएगी। बात
बात समझ में आई? यानी कि अगर इसको हम लोग सीधी सीधी भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझें, अगर व्यास बेटे 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, तभी तो 5 और 5 मिलकर 10 हो गई ना। ये 5 तो ये 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यास 2 गुना होता है, त्रिज्या आधी होती, 10 का आधा 5 हुआ, या 5 का 2 गुना 10 हुआ। तो इतनी बात आपको पहले समझनी है। अब हम बात इसी में एक और करेंगे कि कोई भी बेटे व्रत है, इस व्रत में जीवा क्या होती है? इस व्रत में जीवा क्या होती है? तो ये बेटे जो मतलब केंद्र से केवल लाइन छोड़ दो, ये तो आपकी इसका तो नाम क्लियर हो गया, ये व्यास हो गया। लेकिन ये क्या होंगी? ये होंगी जीवा। इसको बेटे क्या बोलेंगे? जीवा। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे, कोड माने जीवा। ठीक है, तो ये जीवा हो गई और ये व्यास हो गया। जीवा बेटे एक नहीं होती है, एक व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये लीजिए, ये सभी क्या कहलाएंगी? जीवाएं कहलाएंगी। ये देखिए, ये सभी बेटे क्या कहलाएंगी? जीवाएं कहलाएंगी। ये सभी जीवाएं कहलाएंगी। तो एक व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई इसका एक नियत नहीं कह सकते हैं कि सर एक व्रत में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं बेटे। तो आपका आंसर होगा एक व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक बात क्लियर हो गई आपको? उम्मीद करते हैं, आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो आप मेन चीज़ इसमें ये समझिएगा कि जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। चलिए, अब ये तो आपकी हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये बच्चों वाली बातें हैं, आपने सीखा भी होगा पहले। अब हम बात बेटे आगे कर दें। जैसे ये कोई आपका व्रत रहा, ये बेटे उसका केंद्र है, तो अब आप लोग ये बताओ, ये क्या हुई? उसकी त्रिज्या हुई। ये भी क्या हुई? उसकी त्रिज्या हुई, यानी ये आर, ये आर। अगर हमने व्रत की एक जीवा डाल दी, व्रत की क्या डाल दी? एक जीवा। चलो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, अभी आपको उसको बाद में विषय में जानकारी देंगे। ये मान लो व्रत की एक जीवा है ना जीवा? तो ये कौन सा खंड कहलाएगा? जो ये ऊपर वाला बचा है, ये बेटे कहलाएगा कि व्रत का एक खंड होगा, लेकिन उसका नाम है दीर्घ व्रत खंड। दीर्घ माने बड़ा, व्रत माने व्रत और खंड माने टुकड़ा। यानी कि ये जो है किसी व्रत का बड़ा टुकड़ा हुआ, और ये छोटा है, ये जिस जीवा से बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे लघु व्रत खंड। बेटे क्या कहेंगे? लघु व्रत खंड। यानी कि जो छोटा हिस्सा होगा उसको लघु व्रत खंड कहेंगे, जो बड़ा हिस्सा होगा उसको दीर्घ व्रत खंड कहेंगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। चलिए, अब हम आपको एक और बात बताएंगे कि कोई भी बेटे व्रत है और हमने क्या किया है, ये व्रत का एक खंड कर दिया, और यहाँ पे व्रत का केंद्र है, इसका नाम है O, और ये बेटे होंगे व्रत की त्रिज्याएं R से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। आपसे सवाल क्या कहेगा? आपसे सवाल ये कहेगा, इतना आपको देगा पहले शुरुआती सवाल में, ये भी जीवा नहीं देगा, जीवा वाले सवाल आपको बाद में देगा। अभी सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, ये कहेगा कि इस व्रत का क्षेत्रफल कितना है? ये जो छाया कर दी उसका, ये जो हमने बेटे शेडेड कर दिया, ये तो सवाल पूछेगा कि ये हमारा जो व्रतखंड बन रहा है, ये इसको हम कहेंगे बेटे व्रतखंड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्रतखंड कहेंगे। तो सवाल पूछेगा, इसे हम त्रिज्यखंड बेटे कहेंगे, त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, या ऐसे भी कह सकता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्याओं से जो खंड बना है उसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। आपको इसमें क्या कहेगा? आपको इसमें कोण दिया जाएगा। मान लो इसने कोण आपको दे दिया है 90 डिग्री। कितना दे दिया? 90 डिग्री। और आपको त्रिज्याएं भी दे देगा। चलिए, उसने त्रिज्या आपको 7 दे दी, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो सवाल पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो बेटे ये 1 या 2 नंबर का सवाल आता है, तो आप लोगों को फार्मूला याद करना है। फार्मूला कुछ भी नहीं, फार्मूला वही है, मैं अभी आपको सब बता रहा हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²।
ठीक है। तो थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दी गई आपको 90 दी गई है, बटे 360 की जगह 360 लिख देंगे, इनटू पाई की जगह हम लोग 22/7 लिखेंगे क्योंकि पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपको दी गई है ये 7 दी गई है, तो 7 × 7, तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिंदी से बिंदी 9 से भाग देंगे 4 बार गया, तो बेटे ये 22 सत्ते कर देंगे 154, ठीक है, और ये बटे 4, यानी कि हम लोग इसका आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं 4 × 12 कितने बचेंगे 3 बचेंगे 34 हो जाएंगे, 4 7 28 4 8 32 कितने बचेंगे 2 बचेंगे, दशम लगा के 0 बढ़ाएंगे 4 5 20। तो इस तरीके से आंसर जो आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 38.5, अगर ये सेंटीमीटर में है तो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग मात्रक में होता है। तो ये आपसे बात पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला कहाँ से आया है, पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला जो बेटे आपने पढ़ा था वही फार्मूला है, इधर ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल, आंसर होता है πr²। तो ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल πr² होता है, पूरा, ये पूरा सब है, पूरे पे हमने छाया कर दी। ये कौन सा भाग हुआ, ये बेटे 90, यानी कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है 360 अंश का, तो ये 360 का 90 अंश हमने इतना निकाल लिया बाहर, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, ये चौथा हिस्सा हुआ, क्योंकि 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, 90 चौकू 360, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, चौथा हिस्सा हुआ। तो हम लोग बेटे यानी कि πr²/4 से भी निकाल सकते हैं, बात वही आएगी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे 1/4 आया, 1/4 ही ये लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला वही है, बस ये लिखने का तरीका अलग हो गया। πr² चौथा हिस्सा, अगर बेटे 180 दे दे, मतलब हमने ये लाइन कर दी, अब आप समझो, इसको भूल जाओ, हम कहें कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो ये तो साफ सीधी बात है कि पूरा वृत्त था, हमने उसको आधा कर दिया, यानी कि πr²/2 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वही बात हो गई। तो क्षेत्रफल का आधा करेंगे, यानी पूरे का निकाल दो, उसका आधा कर दो, ये भी बात सही है। या ऐसे कर सकते हैं कि पहले ही निकाल दो, उसका चौथाई कर दो, या तो ये कर सकते हैं कि पहले ही निकाल दो, अगर चौथा हिस्सा कहे तो बटे 4 कर दो, दूसरा हिस्सा कहे तो बटे 2 कर दो, तीसरा हिस्सा कहे तो बटे 3 कर दो, इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, टेक इट स्क्रीनशॉट। चलिए, प्यारे बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में रेडियस 28 दी गई, कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि आपको एंगल दिया गया है। तो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बेहतरीन क्वेश्चन है। चाप की लंबाई, दोनों चीज़ें पूछी गई, तो सबसे पहले हम आपको दोनों सब बातें बताएंगे, टेंशन ना लो। पहले तो हम अगर देखें कि एक हमने ये सर्किल बनाया है, सर्किल में 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये कोई वृत्त का केंद्र होगा, ये बेटे जो होगी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है 28, तो ये भी होगी 28 ना, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसे नाम दे दिया O। कोई चाप केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रहा है बेटे, साफ सीधा लिखा है 45 अंश का कोण बना रहा है, इसे आप A B पॉइंट डाल लो। तो कह रहा है तो चाप की लंबाई, चाप जानते हो, ये बेटे जो चाप है, मतलब O से हमने ये चाप लगाया, तो इस चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। इस चाप की लंबाई ये कितनी होगी, ये तो पूरी परिधि हो गई, ये पूरा चाप हो गया, ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है, तो लघु चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो वो बात की बात है, सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो जानते ही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, जो हम वीडियो में बताते हैं वो अगर आप उतना ही सीख लेंगे तो विद्यालय आने की कोई आवश्यकता भी नहीं। अगर बच्चा ठीक ठाक पढ़ने में है तो जितना हम बता रहे हैं, हम एक हर टाइप का एक सवाल आपको बताते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन आप घर पे लगाएं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, हमने बताया था थीटा 360 × πr²।
तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे बेटे 45/360, पाई की जगह लिख दो 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे 28 गुणे 28 क्योंकि पावर 2 है ना इसीलिए। तो 7 से हम लोग काट देंगे, 7 चौक 28, इसे काट सकते हैं बेटे 9 से काट दो, 9 पना 45, 2 चौक 36 और बिंदी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 से कट जाएगा 4.40, ठीक है। ये बेटे हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 2 पंचे 10, या ऐसा करें काटो नहीं, ठीक है, छोड़ दो 10 को नीचे क्योंकि कटेगा है नहीं पूरा, इसे आप ऐसे ही रखेंगे तो 9 × 22 × 28 अपॉन में 10। इसलिए नहीं काट रहे थे क्योंकि 10 है तो 10 का भाग बहुत सिंपल होता है, बस पॉइंट लगाना होता है। तो पहले हम 9 का गुणा 22 में कर लेंगे, 9 दूनी 18, हासिल लग गया 1, 9 दूनी 18, 1 19, और इसका गुणा हम लोग 28 में करेंगे बटे 10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 198 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, तो देखो इस तरीके से करेंगे 8 × 8 = 64 और 8 × 9 = 72 और 6 78 हो जाएगा। 8 × 8 = 7 15 मल्टीप्लाई 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 1 19, 2 × 2 = 1 3, जोड़ देंगे 8 से 14, 9 × 5 = 14, 1 15, 3 × 1 = 4, 1 5, ठीक है। तो आंसर आया है 5544/10। तो इस 10 का मतलब क्या हुआ कि एक डेसिमल हमारा दशमलव इधर लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 554.4। हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, वैसे उम्मीद करते हैं सही होगी, फिर भी गलत हो तो आप बताइएगा। 554.4 ये सेंटीमीटर में दिया गया था बेटे 28 सेंटीमीटर, तो ये मात्रक हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से सही आ रहा कैलकुलेशन, सही आ रहा कैलकुलेशन। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है कि हमने यहाँ पे ऊपर काट दिया 5 से, नीचे काट दिया 9 से, तो यहाँ थोड़ा गलत है। तो इसके लिए देखो दोबारा से देख लेंगे, 45/360 × 22/7 × 28 गुणे 28, ये 45 से पूरा काट दो, डायरेक्ट आ जाएगा 8 बार। तो इसे हम लोग 4 से काट देंगे, 4 × 7 = 28, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 × 7 = 28, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से इसे काट देंगे, इसे काट 2 × 2 2 × 2, 11 का गुणा 8 हम कर देंगे, 11 × 8 = 88, 11 दूनी 22 और 8 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटे आंसर आ गया क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा गया इस चाप की लंबाई, ये चाप इसकी लेंथ पूछी गई, तो देखो चाप की लंबाई हम आपको बताएं, चाप की लंबाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप फिर पुराने फॉर्मूले पा जाओ। आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि, पूरी परिधि क्या होती है 2πr, तो हमसे ये वाला हिस्सा पूछा गया, ये वाला हिस्सा, तो ये कौन सा हिस्सा है, तो हम लोग इसको θ/360 से ये जान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा हुआ। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे 360 θ/360 × 2πr। जैसे ये कर रहे थे क्षेत्रफल का 360 कर देते, उसी प्रकार परिधि निकालने के लिए या चाप की लंबाई निकालने के लिए θ/360 × 2πr कर देंगे, तो ये आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, और जितना बचेगा वो पूरा निकल के आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 45 दी गई थी, बटे 360, 2 की जगह 2, पाई का मान लिख देंगे 22/7, आर का मान है 28, ये भी कट जाएगा 8 बार, यानी कि 8वां हिस्सा है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये 8 जब कट गया तो इसे 4 से इसे भी काटोगे, 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटे आंसर निकल गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही आएगी। तो इस तरीके से ये आपका बेटे 2 नंबर का सवाल हुआ है, ठीक है। एक नंबर की बात पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला याद रखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा θ/360 × πr², अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो θ/360 × 2πr। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। कभी कभी क्या देगा, आपको व्यास दे देगा ये, तो आप त्रिज्या उसका आधा कर देना, तो आपसे ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी के क्वेश्चन अभी हम आपको होमवर्क में देंगे, वो आप लगाइए। बेटे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है एवं चाप की लंबाई बताओ। जैसे अभी मैंने कराया था एज इट इज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको वैसा ही करना है। आपको त्रिज्या दी गई है, कोण दिया गया है, लंबाई पूछी गई, यानी वही त्रिज्यखंड आप चाप की लंबाई निकालेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे ताकि हम भी जानें आप लोग पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।